बच्चों, आपके अपने हिंदी साहित्य संसार चैनल में स्वागत है। क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनामिका काव्य संग्रह की एक बेहद प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर सन 1937 में सुधा मासिक पत्रिका, जो लखनऊ से प्रकाशित होती थी, में प्रकाशित हुई थी। यह कविता हिंदी काव्य साहित्य में अपना अहम स्थान रखती है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि IAS, PCS, नेट या फिर हिंदी बोर्ड के पाठ्यक्रम पुस्तकों में भी इसका प्रमुख स्थान प्राप्त है। इन परीक्षाओं की दृष्टि से भी इसका बेहद महत्व है। आज के इस वीडियो में मैंने इसी कविता की व्याख्या और समीक्षा तैयार की है, जिससे आप सभी एक महान रचना को बारीकी से समझ सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। यह कोई सामान्य कविता नहीं, यह वर्ग विषमता पर तीव्र कुठाराघात करती एक ऐसी कविता है जो शोषक और शोषित समाज के बीच की गहरी खाई को सामने लाती है। शोषक वर्ग की वैभवपूर्ण जिंदगी और श्रमिक वर्ग की मेहनत कश जिंदगी के बीच के अंतर को उजागर करते हुए गहरी चोट करती है। कविता एक साधारण सी श्रमिक महिला पर आधारित है जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। आइए पहले एक बार मैं इस कविता को पूरा पढ़ती हूँ, फिर इस व्याख्या को समझाने की कोशिश करूंगी। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रोई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृश्य से, जो मार खा रोई नहीं। सहज सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। इलाहाबाद शहर की एक सड़क से गुजरते हुए निराला जी की दृष्टि अचानक एक पत्थर तोड़ती हुई मजदूर महिला पर पड़ती है। वह कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कविता की आरंभिक पंक्तियां ही निराला की सोच, उनकी संवेदनात्मक दृष्टि का पता देती हैं। क्योंकि रास्ते से तो बहुत लोग गुजरते हैं, परंतु ऐसे कितने हैं जिनकी नजर एक मजदूर महिला पर जा पड़े और फिर वह उसे रुक कर उसकी स्थिति, बल्कि असहाय परिस्थिति को महसूस करने और सोचने पर विवश कर दें तथा पूरी संवेदना के साथ जुड़कर उसे समझने और अभिव्यक्त करने की कोशिश करें। पर निराला की दृष्टि उस पर जाती है, वह तोड़ती पत्थर। आगे वो लिखते हैं कि वह महिला जिस जगह पर बैठी अपना यह कर्म कर रही है, वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं है। उस मेहनत कश के लिए इस तपती धूप में छाया तक उपलब्ध नहीं है, पर उसने इस नियति को स्वीकार कर लिया है। वह श्याम सलोने वर्ण की महिला, वह युवती अपनी आंखों को नीचे झुकाए हुए पूरी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ बिल्कुल कर्मरत है। वह अपने कर्म में इस तरह जुड़ गई है कि प्रतीत होता है कि यही उसकी नियति है और उसे स्वीकार है। अपने कर्म को भी पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करना उसने सीख लिया है। गुरु हथौड़ा हाथ,
अर्थात उसके हाथों में एक भारी हथौड़ा है और नारी के हाथ कोमल होते हैं, परंतु उसने भारी हथौड़ों को थाम लिया है और निरंतर पत्थरों को तोड़ती जा रही है। आगे कहते हैं निराला कि सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। अब यहाँ पर वह बहुत ही अर्थगर्भित पंक्ति के साथ समाज की विषम परिस्थिति को रेखांकित कर रहे हैं। एक परिस्थिति उस महिला की है जो कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने जैसा कड़ा श्रम कर रही है, परंतु उसे छायादार पेड़ भी नसीब नहीं। और दूसरी परिस्थिति समाज की क्या है कि सामने ही आलीशान अट्टालिका बिल्डिंग, एक आलीशान भवन खड़ा है और वह भी छायादार पेड़ों की छाया के नीचे है। उसके सामने तरुमालिका लगी हुई है। तो यह बहुत कड़वी और विषमता भरी सच्चाई है कि एक वर्ग तो सुख सुविधा संपन्न बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में चैन सुकून भरी सांसें ले रहा है और दूसरी तरफ मेहनत कश वर्ग, मजदूर वर्ग, उसको जीवन की तपती धूप में छाया तक नसीब नहीं। कविता की अगली पंक्तियों में चढ़ रही थी धूप, निराला ने गर्मी के प्रचंड वातावरण का वर्णन करते हुए कहा है कि गर्मियों के दिन और सूर्य का प्रचंड रूप, उसमें भी लू उड़ती है तो ऐसा लगता है कि गर्द चिनगी छा गई, जैसे गर्म धूल की कणें चिनगारी सी छा गई हों, जैसे रुई झुलस के जल उठी हो। वह कहते हैं प्रायः हुई दोपहर, सुबह से अब दोपहर होने को आ गई और सूरज का रूप तमतमाकर और भी प्रचंड रूप ले लिया। उसी प्रचंड धूप में वह तोड़ती पत्थर, वह अब भी पत्थर तोड़ती जा रही है। मुक्त छंद की यह बहुत ही अच्छी कविता है। निराला लिखते हैं कि जब उसने मुझे स्वयं को देखते हुए देखा तो फिर उसी भवन की ओर भी एक बार देखने लगी जो तरुमालिका की छाव में स्थित थी। छिन्न तार, अर्थात थोड़ी देर के लिए उसने अपने कार्य को विराम दे दिया, कार्य रुक सा गया। छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे इस दृष्टि से उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। जब उसने देखा कि कोई और वहां नहीं है तो वह पुनः निराला की ओर देखती है एक विवश भरी आंखों से। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, मानो वह कह रही हो कि विपरीत परिस्थितियों की मार से भी वह रोई नहीं है। मार तो पड़ी पर उसने स्वयं को रोने न दिया। यहाँ इन पंक्तियों में निराला ने अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, गरीब की सहनशीलता की जो पराकाष्ठा है, उसकी आंतरिक पीड़ा है, उसे बहुत ही मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया है। जो मार खा रोई नहीं, परिस्थिति की इस असहनीय दर्द को भी उसने पीना सीख लिया है और दर्द के साथ विषमताओं के साथ जीना भी सीख लिया है। आगे की पंक्तियों में निराला कहते हैं सजा सहज सितार। अनुप्रास का बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये पंक्तियां। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। उन्हें लगता है जैसे कोई सितार सा बज रहा है। उसके पत्थर की ठक ठक में भी उन्हें संगीत की धुन सुनाई पड़ने लगी। सितार के बजने से जो मधुर धुन उठती है वही उस महिला के कर्म में भी सुनाई दे रही है। वह महिला भी अपने कर्म को इसीलिए तल्लीनता से कर पा रही है क्योंकि विषमताओं के बीच पूरी सहजता से अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है और अपने कर्म को अपने जीवन का महत्वपूर्ण आधार। तभी निराला को उसके कर्म में संगीत की धुन का एहसास हुआ और वो कहते हैं कि सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। जब वे लिखते हैं छिन्न तार और कविता की अगली पंक्तियों में झनकार पर पूरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि निराला ने उसके परिश्रम के सौंदर्य और परिश्रम का जो आंतरिक रूप, उसके परिश्रम को उन्होंने आंतरिक रूप से महसूस किया है। उसका भवन की ओर देखना, छिन्न तार, एक सितार का अचानक लगता है जैसे बजते हुए रुक जाना।
उसके कर्म में एक विराम आया और फिर कर्म में लीन हो जाना, सजा सहज सितार। और उसी को झनकार सा महसूस कर उसके कर्म के सौंदर्य को निराला ने ही महसूस किया। एक सहृदय ही ऐसे भाव महसूस कर सकता है। आगे की पंक्तियों में अंत करते हुए कविता का वे लिखते हैं, एक क्षण के बाद वह कापी सुगर ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। इस क्रम में वह महिला थोड़ा सा असहज होती है, हिलती डुलती है, कांपती सी है। कांपी सुघर, वह सुंदर महिला, सुघर महिला कांपती है और उसके माथे से पसीने की बूंद गिर पड़ती है। फिर पुनः वह अपने कर्म में तल्लीन हो जाती है, इस तरह जैसे वह कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर हृदय। कविता शुरू तो होती है वह तोड़ती पत्थर, परंतु जब समाप्त होती है तो मैं तोड़ती पत्थर पर। यहाँ पर उस मजदूर श्रमिक महिला की अंतर पीड़ा मुखर हो जाती है और निराला के हृदय में जैसे यह संदेश पहुंचाती है, मैं तोड़ती पत्थर, अर्थात मैं पत्थर ही नहीं, पत्थर हृदय भी तोड़ रही हूँ। कविता बेहद मार्मिक है और अंत में एक बहुत सार गर्भित अंत के साथ, संदेश के साथ समाप्त होती है, जिसे पाठक की समझ पर ही निराला ने छोड़ दिया है। जानकी वल्लभ शास्त्री को लिखे एक पत्र में निराला ने इस बात का जिक्र भी किया था कि मैं तोड़ती पत्थर हृदय पाठक की समझ पर ही छोड़ दिया है, अर्थात निराला कविता को वहां पहुंचा देते हैं जहां वह महिला पत्थर हृदयों को तोड़ने का कार्य कर रही है। निराला एक यथार्थवादी, प्रगतिवादी, क्रांतिकारी कवि हैं। उनका कवि हृदय शोषित वर्ग के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है और उनके उत्थान की बात सोचता है। शोषक वर्ग के, पूंजीपति वर्ग के वह बेहद खिलाफ हैं। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने कहा था, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहता, उन्हीं की कदरदानी पर इसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों पर रहती थी, बंगलों की ओर रहती थी। झोपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे, उन्हें वह मनुष्यता की परिधि से बाहर समझता था। इस तरह प्रेमचंद ने साहित्य में यथार्थ दृष्टि पैदा करने और मनुष्यता की परिधि से बाहर समझे जाने वाले लोगों, मेहनतकश जनता को साहित्य केंद्र में लाने, शोषण और अन्याय का विरोध करने, सामंतवाद और पूंजीवाद को ध्वस्त करने का आह्वान किया। निराला की यह कविता भी इन भावों को अभिव्यक्त करती है। कवि ने एक साधारण चरित्र को असाधारण चरित्र में बदल दिया है, उस श्रमिक महिला को देखने की नई दृष्टि प्रदान की है। यह कविता शोषक और शोषित वर्ग के बीच की खाई को, विषमता को बड़ी ही मार्मिकता, भावपूर्ण तरीके से, संवेदनशीलता के साथ खींचती है। यहीं पर मुझे दिनकर की कविता की ये पंक्तियां भी याद आ जाती हैं, जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब जब तेल फूले लो पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। कैसी विषमता है, कैसी विडंबना है, अमीर और गरीब के बीच की ऐसी खाई। तोड़ती पत्थर में निराला ने इसी विषमता को समझाना चाहा है। कविता के मर्म को समझना इसलिए भी आवश्यक है कि यह विषमता कब तक रहेगी, हमें सोचने के लिए बाध्य करती है। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि तोड़ती पत्थर कविता में श्रमिक महिला के हथौड़ों की चोट 3 स्तरों पर पड़ती है। स्थूल रूप से पहली चोट पत्थरों पर पड़ रही है, दूसरी चोट अट्टालिकाओं पर पड़ रही है और तीसरी चोट पत्थर हृदयों पर पड़ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता का मर्म अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपकी चेतना को भी झकझोर गई होगी निराला की यह मार्मिक रचना तोड़ती पत्थर। थैंक यू सो मच दोस्तों, बच्चों, थैंक यू सो मच।